नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। और इस क्लास में आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। और आप लोगों ने अभी तक जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें देखी उसमें आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा था। तो आज की क्लास में आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को कह रहे हैं कि क्रय, यहाँ पर देखो क्रम लिखा है तो क्रम थोड़ा गलत हो जाए, क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। जैसे आपके जो टेलीविज़न के हैं अलग अलग ब्रांड है, जैसे ए बी सी डी ई, ये क्या है ब्रांड है। और इनके क्रय करने वालों ग्राहकों की संख्या दी गई। और आपसे कह रहे हैं कि आंकड़ों को कह रहे हैं पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आपसे ये कह रहे हैं कि इसको पाई ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ आपको लिखना होगा ब्रांड, ठीक है। और यहाँ पर एक तरफ तो ब्रांड, उसके बाद लिखनी है आपकी संख्या, और इसके बाद यहाँ पे करना है आंतरिक कोण लिखना है, ठीक है। क्या निकालना है, आंतरिक कोण। क्लियर नहीं? तो आप लोग ध्यान रखो, देखो यहाँ पर कितने ब्रांड हैं आपके, 5 ब्रांड है, ए बी सी डी, और यहाँ पर आपका एक ई ब्रांड। क्लियर नहीं? आप लोग समझो। अब देखो यहाँ पर संख्या कितनी दी, 40 20 15 15 10 दी गई। अब देखो पाई ग्राफ आपको बनाना है तो आप लोग समझो पाई ग्राफ क्या होता है, एक सर्किल में इन वैल्यू को दर्शाना है। तो सर्किल में दर्शाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका कोण पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे संख्या दी आपकी 40, तो 40 से जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा हमें ये निकालना पड़ेगा। तो आप लोग समझो। और ये देखो आप लोग एक तरीके से समझ सकते हैं, ये क्या दिया, एक तरीके से परसेंटेज दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे 40/100 गुणे 360। क्योंकि देखो एक जो सर्किल पूरा बनता है ना, पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 360 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे करना है आपको 20/100 गुणे 360, और यहाँ पे 15/100 गुणे 360, यहाँ पर भी 15/100 गुणे 360 हो जाएगा, और यहाँ पे 10/100 गुणे 360 हो जाएगा। क्लियर नहीं? अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब देखो 4 गुणे 6 करो, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 4 गुणे 3 12 2 14 हो जाएगा, 144 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 दूनी 72 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 जीरो तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 5 से काटो 2, 3 कटेगा, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 18, 18 गुणे 3 कितना है, 54 डिग्री हो जाएगा। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये 54 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 जीरो सी है, 1 जीरो सी है, तो आपका बन जाएगा 36 डिग्री। क्लियर नहीं? तो देखो सभी की जो वैल्यू दी गई थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, डिग्री में। हमसे क्या पूछा, पाई चार्ट पूछा गया। तो आपको उदाहरण को पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्किल में, ठीक है, आपको दर्शाना होता है, ठीक है। एक जैसे ही सर्किल है, इस वैल्यू को सर्किल में दर्शाना है। तो आपको देखो 144 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये आप समझ लीजिए इसका केंद्र है, और ये लाइन खींच देंगे तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। लेकिन हमें कितने डिग्री चाहिए, 144 डिग्री चाहिए। मतलब देखो एकदम फिक्स तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 144 डिग्री यहाँ पे फिक्स बना सकते हो, कोण नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसलिए लगभग हम लोग लेके चलेंगे। तो ये टोटल होता है 180 डिग्री का, एक लाइन खींचिए 180 डिग्री का, हमें चाहिए 144। तो लगभग जैसे ये देखो अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो 90, तो इसके बीच में कहीं आप लोग ऐसे करके बना लो। लगभग ये मान के चलेंगे ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 144 डिग्री बन गया, और इसमें हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या रहा है आपका 72 डिग्री। 72 डिग्री का मतलब जैसे ये लाइन है, इस लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो जब स्ट्रेट लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, 72, 90 से थोड़ा कम कर दो, ठीक है, 72 डिग्री का। तो ये बन जाएगा आपका 72 डिग्री, और बी ब्रांड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सी ब्रांड और डी ब्रांड दोनों सेम है, 54 डिग्री कह रहा है। तो 54 डिग्री लगभग आप मान के चलो, यहाँ से पहले तो 90 डिग्री का आप यहाँ पे लंब डालो, ऐसे 90 बनेगा। तो थोड़ा इससे कम करना है, 90 से कम 54 ऐसे करके, वो सॉरी थोड़ा बड़ा बनाओ ऐसे, और इतना ही सेम इधर बना दो, ठीक है। तो ये हो गया 54 डिग्री सी ब्रांड, और ये भी 54 डिग्री,
डी ब्रांड हो जाएगा। और ये आपका बचा हुआ कितना था, 36 डिग्री था, तो ये आपका बन जाएगा 36 डिग्री ई ब्रांड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई ब्रांड हो जाएगा। क्लियर नहीं, तो ये आपका बन गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, पाई ग्राफ बनाएगा, तो ये आपका पाई ग्राफ बन गया। और आप लोग हमेशा ध्यान रखना, देखो ये आपका लगभग में ही बन पाएगा, क्लियर नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप लोग जैसे 54 डिग्री कर रहे हैं तो क्लियर 54 डिग्री नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ रखें जो ज़्यादा एंगल हो, जैसे 144 डिग्री ज़्यादा एंगल है तो इसको थोड़ा ज़्यादा रखना है। 72 डिग्री देखो ये थोड़ा कम है, सही। अब 54, अब देखो इनसे 36 डिग्री इनसे कम है। ठीक है, अगर नहीं कम है तो आप लोग कम कर लें, लेकिन ध्यान रखो देखो 36 डिग्री है ना, तो वो कम रहना चाहिए, सबसे कम 36 है तो सबसे कम भाग 36 डिग्री का रहना चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोग एक आइडिया लगा के इसको पाई ग्राफ बना सकते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखो, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग नोट करते चलें, तभी आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप लोग। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग कह रहे व्यक्तिगत खर्च में, कह रहे 1/2 भाग घरेलू खर्च में, तथा कह रहे 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। तो कह रहे उसके पास कितना भाग बचा, आपसे ये कह रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग कुल आय मान के चलेंगे, कुल आय इक्वल टू इसकी मान लीजिएगा कितनी मान लेंगे, 1 रुपये। हमेशा ध्यान रखो, देखो ये फ्रैक्शन दी 1/4 1/2, ये फ्रैक्शन मतलब आप लोग समझ रहे होंगे भिन्न दी गई। जब भिन्न दी जाए तो टोटल वैल्यू हम लोग कितनी मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हमने कितनी मान ली, 1 है। तो यहाँ पर अब हम लोग कुल खर्च निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल खर्च कितना हुआ। ठीक है, तो कुल खर्च कितना हुआ, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5 ये खर्च हुआ। तो टोटल यहाँ पर आप लोग एलसीएम कर लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का भाग करो 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 2 का करेंगे तो ये 10 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4, टोटल खर्च हो जाएगा 19/20। ठीक है, तो ये क्या है आपका 19/20 क्या आया, खर्च आएगा। ठीक है, तो टोटल खर्च है। अब कह रहे हैं उसके पास कितना बचा, तो यहाँ पे शेष आय इक्वल टू, या शेष राशि लिख लो, यहाँ पे ऐसे कर लो, शेष राशि इक्वल टू, देखो टोटल कितना था, एक में से 19/20 आप लोग घटा दीजिएगा। अब घटाना कैसे, इसका क्रॉस गुणा करना है, तो 20 माइनस 19/20 हो जाए। अब 20 में 19 गया तो 1/20 हो जाएगा आपका। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 121 माइनस कोष्टक लगा 16 माइनस 14 माइनस कह रहे 3 और 9 माइनस 6। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया, कह रहे देखो 121 माइनस आपका 16 माइनस देखो कोष्टक लगा है 14। ठीक है, फिर देखो माइनस 3, और देखो यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व कर लो। 9 में से 6 गया कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। याद लिखना चाहो पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। देखो 121 और यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस, अब देखो यहाँ से 9 में से 6 गया कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये छोटा कोष्टक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 121 माइनस आपका हो जाए 16, और यहाँ पर देखो समझो आप लोग 14 माइनस कितना है 9। क्लियर नहीं, अब देखो यहाँ से क्या बनेगा आपका 121 माइनस आपका बनेगा, यहाँ पर देखो बड़ा कोष्टक लगा है तो 16 माइनस, अब देखो 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। क्लियर नहीं, अब देखो यहाँ से 121 माइनस 16 में से 5 गया कितना बचेगा 11, और 121 में से 11 घटाओ 110 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले याद करने होंगे आपको। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, आप लोग समझो समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब देखो परिमाप होता क्या है, जैसे आपका त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 3 होंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे भुजा हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाए, 3 गुणे भुजा। और आप लोग ध्यान रखें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या हो जाए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपसे क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोग समझेगा, देखो परिमाप ये दिया गया तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, देखो लिखना चाहो तो लिख लो, डायरेक्ट लगाना चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 गुणे भुजा होती है। ठीक है,
आप लोग सुनो, अब इसका मान हमें दिया गया तो इसकी जगह हमें 12 गुणे 3 गुणे भुजा हो जाएगा, 3 से काटो कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी भुजा कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर नहीं। हमसे क्या पूछा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग ध्यान रखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा √3/4। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 काटो यहाँ पे 4√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4√3। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर 1/2 हो तो कह रहा है आपका 3, और देखो x लगा 3x और यहाँ पे 4x - 5 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो x बराबर 1/2 कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं देखो 3x और यहाँ पे 4x - 5 + 3। क्लियर नहीं। आप लोग सुनो, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाए 3 और ये हो जाए 1/2, 4 गुणे 1/2 -5 प्लस देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाए 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बनना है 3/2, अब यहाँ पर 2 - 5 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए 3/2। अब 2 में से 5 गया तो -3 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9/2 + 3, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9 + 6/2। अब 9 में से 6 गया तो -3/2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाए -3/2। और आप लोग ध्यान रखो, देखो क्वेश्चन को शॉर्ट नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होंगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो कंपटीशन की तैयारी वाले बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट में लगा के चले आते हैं। ठीक है, उन बच्चों को क्या होता है कि बैक लग जाती है मैथ में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है डीएलएड में कि बैक सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों को क्या होती है मैथ में बैक लग जाती है। सही, क्योंकि देखो जो आपके मैथ का पेपर होगा उसमें पूरा सॉल्व करना होगा, शॉर्ट तरीके नहीं लगाने हैं। आप लोग ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि आप देखो कंपटीशन का क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो वहाँ पे आप लोग शॉर्ट तरीके लगा सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपका लिखित पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो वहाँ पे पूरा सॉल्व करके आपको दिखाना होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझिए। अगर ये गलती करेंगे आप लोग पेपर में तो जाहिर सी बात है बैक लग जाएगी मैथ के पेपर में, समझे। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो। जैसे हमने ये सॉल्व करके आपको दिखाया है ना, तो ऐसे ही आप लोग सॉल्व कीजिए। इसको नोट जरूर कर लिया करें, क्योंकि आपका कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है ये डीएलएड का, समझे, क्योंकि लिखित एग्जाम होता है तो उसको पूरा हल करके आपको दिखाना होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पूरे सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आप लोग। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मीटर लंबाई और कह रहा है 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहे हैं वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। देखो वर्ग का परिमाप पूछा है आपसे, कह रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। यहाँ पर आपकी लंबाई दी गई, ठीक है, क्या दी गई, देखो लंबाई इक्वल टू आपकी दी गई 8 मीटर, और उसके बाद क्या रहा है चौड़ाई इक्वल टू आपकी दी गई, चौड़ाई कितनी दी गई आपकी 2 मीटर दी गई। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग ध्यान रखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये चीज़ आप लोग हमेशा देखो, फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखो, नोट कर लो। अलग पेज पे क्या करना है, जितने भी फॉर्मूले आप लोगों को क्लास में बताए वो सारे फॉर्मूले आप लोग क्या करो, एक पेज में लिख लेना, ठीक है, और उनको क्या करना है, याद कर लेना सारे फॉर्मूले। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप लोग कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 गुणे 2 कितना हो जाए आपका 16 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे, कह रहे आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब ये हुआ वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वही लिखना है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो ये तो क्वेश्चन के अनुसार, ये कोई फॉर्मूला नहीं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसलिए क्या किया, दोनों वैल्यू आपस में बराबर कर दी, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखें, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। और इसका तो मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना हो गया 16। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करें, भुजा का मान निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो जब भुजा का मान निकालना है तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा √16। अब आप लोग समझो, क्लियर नहीं, जब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इसकी भुजा कितनी आ गई 4। तो आपसे क्या पूछा, वर्ग का परिमाप। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा
4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, तो 4 और भुजा का मान कितना आया, 4 आया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। क्लियर नहीं, आप लोग समझो। अब देखो परिमाप क्या होता है, जैसे जो भी आपके चित्र दिया जाए, जैसे ये त्रिभुज दिया और आपसे कहे कि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इसका आपको यदि परिमाप निकालना है तो मतलब आपको करना है इन तीनों भुजाओं का योग से, तीनों भुजाओं का योग कर लो, क्या पता चल जाएगा, परिमाप पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपकी कैसी होती है, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अगर सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो मतलब इन सभी भुजाओं का योग कर लो, सही, योग कर लेंगे तो क्या पता चल जाएगा, परिमाप। या योग ना करो, जैसे ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, चारों भुजाएं 4 4 जोड़ लो, कितना हो जाए 16, नहीं तो आपको 4 गुणा 4 कर लो, कितना निकल आएगा, 16 सेंटीमीटर। समझे, तो ये होता है आपका परिमाप। परिमाप जब भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग समझ लेना, उसकी भुजाओं की यदि लंबाई पता है तो उन सबको जोड़ लेना, फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़े रहना ना। आप लोग ये समझो परिमाप पूछा गया और सोचो फॉर्मूला बताया नहीं गया, तो फॉर्मूला किसी देखो आपको अगर भुजा पता है, जैसे ये कह दे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, अब इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई। अब समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, समबाहु त्रिभुज का आपका परिमाप का फॉर्मूला बताया था 3 गुणा भुजा, अब इसका तो बताया नहीं, ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब इसका परिमाप का फॉर्मूला आप लोगों को बताया नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, छोड़ के आ जाओगे। बताओ भाई, देखो छोड़ना नहीं है, आपको परिमाप जब भी पूछा जाए ध्यान रखना, सभी भुजाओं की लंबाई का योग, इन सबको ऐड कर लो, 6 5 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इससे त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर या 19 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए। आपको दो भाग दिए सरल करने को। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है माइनस का 12/30 कह रहा है, प्लस का 3/5 और प्लस का 8/10। तो आप लोग समझो सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाए 30। तो आप लोगों को यदि एलसीएम नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो एलसीएम निकालना भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, और आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखो यहाँ पे 30 का भाग करना है 30 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा करो तो -12 हो जाएगा। अब 5 का भाग 30 में करो, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 का गुणा 3 में करना होगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 10 का भाग आप करो 30 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो प्लस की जो संख्या है उनको आप लोग ऐड कर लो, तो -12, तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 3 और 1 4, बट्टी कितना है 30 हो जाएगा। अब आप लोग सुनो, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 30/30 हो जाएगा, तो काट दीजिएगा। तो इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन में जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 7वें का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर कितना आया, 1 आया। अब हम लोग देखते हैं 7वें का सेकेंड पार्ट। आप ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट आपका क्या दिया, -4/6 गुणे -8/10 और -16/39 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, पहले तो सॉल्व करो, 2 से ये कटेगा 3, 2 से काटो ये 2 बार कटेगा, अब 2 से ये काट दो, कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 15, -16/39 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम निकालना है। अब देखो आपको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम कितना आएगा, लगभग देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस टाइप से हम लोग एलसीएम निकालना होगा 15 और 39। चलो यहीं पे बता दे रहा हूँ। अब देखो बड़ी संख्या है, देखो छोटी संख्याओं में हम लोग समझ सकते हैं एलसीएम कैसे निकालना है, लेकिन बड़ी संख्या 15 39 का पता नहीं है तो निकालना सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि आपके काम आएगा। तो देखो इनमें क्या करना है, आप भाग दो, 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 का भाग जाएगा 5 और यहाँ पे 1, अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 1 13, अब किससे जाएगा, 13 से जाएगा। क्लियर नहीं, तो 1 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा करना है, 13 गुणा 5 करो, कितना हो जाए, 65 हो जाता है, 65 गुणा 3, 3 गुणा 5 15, 1 और 3 गुणा 6 कितना है, 18 और 1 19, 195 आ जाएगा। क्लियर नहीं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 15 का भाग करना है। ठीक है, तो 15 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ से 195 में 15 का भाग करना है, तो पहले तो एक बार जाएगा, 15 1 15, कितना बचे 4 3। ठीक है, 13 बार इसमें भाग चला जाएगा, तो 13 गुणे 8 करो। ठीक है, 13 गुणे 8 करोगे तो ये हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना है। अब देखो 39 का भाग करना है। ठीक है, 39 का भाग करना है तो ये 5 बार जाएगा और यहाँ पे 16 गुणा 5 करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 104 में 80 का टर्न है, तो देखो 4 में से 0 गया, 4 बचेगा,
तो यहाँ पे 10 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखो आपका 24/195 आपका देखो आंसर हो जाएगा। देखो हो सकता है आपकी वैल्यू कट रही हो, यदि कट रही तो काट दो 8 और कितनी बार 6 बार, ठीक है 18 1 5, ठीक है तो ये हो जाएगा 8/65। देखो भाग जा रहा है तो भाग दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा 8/65। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक पुस्तक में 544 पृष्ठ है, कह रहे मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है, कह रहे वह कितने दिनों में किताब पढ़ लेगी। आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो एक दिन में कितना पढ़ रही है, 17 पेज पढ़ रही है और उसे पढ़ना कितना है आपका 544, ठीक है तो 3 बार भाग जाएगा 51 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 3 34 हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पर 2 बार जाएगा 17 दूनी 34 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब आपसे पूछा कितने दिनों में पढ़ लेगी, ठीक है तो आपसे दिन पूछेंगे तो दिन इक्वल टू आपको हो जाए 32, ठीक है क्योंकि देखो 17 का भाग दिया 54 में, एक दिन में 17 पेज पढ़ती है तो कितने दिन लग जाएंगे आपके 32 दिन लग जाएंगे। क्लियर नहीं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 सही 13/15 गुणे कह रहा है 5 सही 7/9 का मान कितना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया। देखो अब 15 गुणे 5 करो, 15 गुणे 5 करें कितना है 75 और यहाँ पे प्लस, देखो क्या करना होता है क्रॉस गुणा करना होता है। 15 गुणा 5 कितना है 75, 75 प्लस 13 करो तो 5 3 8 7 और 1 8 88 हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा आपका 75 और प्लस 13 करें 5 3 8 7 और 88 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 88/15 हो जाएगा, ठीक है गुणा करना है। अब देखो 9 गुणे 5 करो, 9 गुणे 5 कितना 45, 45 प्लस 7 करेंगे तो 52, ठीक है तो ये हो जाएगा 52/9 हो जाएगा। अब देखो यदि कट रहा है तो काट दीजिएगा, अगर नहीं कट रहा है तो आपको नहीं काटना है, गुणा करना होगा, ठीक है तो अब इसमें कटेगा तो नहीं, इसका गुणा करना होगा आपको। देखो आपका 52 में कर लो 88 का मल्टीप्लाई, तो 8 का करेंगे 8 गुणे 2 कितना है 16 1, 8 गुणे 5 कितना है 40 और 1 41, तो ये हो जाएगा क्लियर नहीं। तो 6 और 1 7, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बन जाएगा आपका 45 76 हो जाएगा और 9 गुणे वो 13 गुणे 15 गुणे 9 कर लो 135 हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, इसमें 135 का भाग करना है, तो 135 का जब भाग करोगे तो लगभग कितनी बार जाएगा 5 बार जा सकता है, करके देखो चलो 5 बार ज़्यादा हो 4 बार जा सकते, 4 गुणे 5 करेंगे 20 हो जाए 2, 4 गुणे 3 कितना 12 2 14 1, 4 4 5 ज़्यादा हो रहा है, 4 बार भी ज़्यादा हो रहा है, लगभग 3 बार आपका जाएगा। 3 गुणे 5 कितना है 15 1, 3 गुणे 3 कितना 9 और 1 10 और यहाँ पे 3 4 हो जाएगा, ठीक है तो अब देखो 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 5 6 हो जाएगा क्लियर। अब देखो यहाँ पे 13 का भाग फिर से करना है। अब 13 का भाग लगभग कितनी बार 4 बार जा सकता है, तो 4 बार जाएगा, 4 गुणे 5 20 2 हो जाएगा, 4 गुणे 3 12 2 14 1 हो जाएगा 4 1, ठीक है तो ये देखो फिर भी ज़्यादा आ रहा है, तो फिर भी लगभग 3 बार ही इसका भाग जाएगा। तो 540 हो रहा है तो 3 बार ही जाएगा 405 बार, ठीक है तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पे कितना 121 शेष बचेगा, ठीक है तो देखो टोटल भाग कितनी बार गया 33 सही 121/135 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है, उसमें से कह रहे 3/8 भाग पानी खर्च हो गया, तो कह रहे टंकी के कितने भाग में पानी शेष है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखना है टंकी का पानी से भरा भाग इक्वल टू आपका कह रहे हैं 6/8, ठीक है। अब उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया, तो यहाँ पे लिखना है खर्च पानी का भाग इक्वल टू आपको हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/8। तो आपसे क्या कह रहे हैं टंकी के कितने भाग में पानी शेष है, तो यहाँ पे आपको लिखना है शेष पानी का भाग। आपसे क्या पूछा है शेष पानी कितना बचा। अब देखो टोटल कितना था 6/8 था, उससे 3/8 खर्च हो गया तो बचा कितना। देखो हर समान है, जब हर समान होता है तो आपको सीधा घटाना होता है, 6 में से 3 गया 3/8 शेष बचा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक बोरे में 98 से 1/2 किलोग्राम चीनी आती है, तो कह रहे हैं ऐसे ही कह रहे कि बोरों में कितनी चीनी आएगी। तो ऐसे ही आपसे यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पे 15 बोरे कर लेना, ऐसे ही 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो अब आप लोग समझो, देखो एक बोरे में चीनी की मात्रा कितनी दी गई, तो यहाँ पे लिखना है
एक बोरे में चीनी की मात्रा इक्वल टू आपकी दी गई 98 सही 1/2 kg। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो गुणा करो 2 का, 2 गुणे 8 करेंगे 16, 1 2 गुणे 9 करो कितना है 18 और 1 19 और 1 2 197 हो जाएगा बटे 2 किलो। ठीक है, तो यहाँ पे समझो आप लोग गुणा करना, देखो सही बटे में लिखना है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 197/2 किलोग्राम एक बोरे में चीनी आती है। तो आपसे पूछा ऐसे ही 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी, तो एक बोरे में इतनी आ रही है, तो 15 बोरों में, ठीक है, चीनी की मात्रा 197/2 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 गुणे 7 करो 105 होता है तो 10 हो जाएगा, 15 गुणे 9 करो 135 और 10 कितना हो जाएगा 45 हो जाता है। ठीक है, 4 हो जाएगा, क्लियर, वो सॉरी 14 हो जाएगा। और 15 गुणे 1 करेंगे तो 15 और 14 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 29/2। 2 का भाग करो इसमें, एक बार 9 में करेंगे तो 4 बार, 1 बचेगा तो 7 बार, फिर 7 बार, फिर 5 बार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1470.5 किलोग्राम। क्लियर है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सप्ताह में कह रहे हैं कि 100 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या कह रहे हैं निम्न चित्र रेखा द्वारा विस्तृत रूप में दर्शाई गई है। तो आपसे देखो चित्र दिए गए और एक चित्र इक्वल टू आपका 10 विद्यार्थी कह रहे हैं। आप लोग समझो एक चित्र बराबर कितना कह रहे हैं 10 विद्यार्थी कह रहे हैं। तो आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मंगलवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। तो मंगलवार को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 चित्र हैं और एक चित्र कितनी वैल्यू को दर्शा रहा है 10। तो 7 गुणे 10 कितने विद्यार्थी थे मंगलवार को, ठीक है 70 विद्यार्थी थे। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। अब कह रहे किस दिन, कह रहे पूर्ण उपस्थिति थी, पूर्ण का मतलब सबसे ज़्यादा उपस्थित थी किस दिन। तो सबसे ज़्यादा उपस्थिति की बात करेंगे तो आपकी कौन सा आंसर हो जाएगा सोमवार को। ठीक है, सोमवार को सबसे ज़्यादा बच्चे आए थे। ठीक है, देख लो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है तो सबसे ज़्यादा आए थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किस दिन, कह रहे किस दिन सबसे कम विद्यार्थी उपस्थित थे। तीसरे का आंसर देखो किस दिन सबसे कम विद्यार्थी थे। तो सबसे कम देखो शनिवार को, तो ओनली 3। ठीक है, शनिवार को कौन सा, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा शनिवार को। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं शुक्रवार को कह रहे कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। शुक्रवार की बात कर रहे हैं तो शुक्रवार में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चित्र बने ना, एक चित्र 10, तो 10 गुणे 8 कितना हो जाएगा 80 विद्यार्थी। ठीक है, चौथे का आंसर कितना हो जाएगा 80। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपकी संख्या दी, कह रहे हैं सेंटीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह देखो आप लोग को सबसे पहले ध्यान रखना है 1 सेंटीग्राम इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1/10,000 हेक्टोग्राम। क्या हो जाएगा 1/10,000 हेक्टोग्राम। 1 सेंटीग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10,000 हेक्टोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं 3254.7 और ये दिया गया आपका सेंटीग्राम, कितना दिया गया सेंटीग्राम। तो इसको किस में बदलना है हेक्टोग्राम में बदलना है। तो 3254.7 बटे आपका कितना करना है 10,000 का भाग कर देना। ठीक है, कितना करना है 10,000, तो आपको हो जाएगा हेक्टोग्राम। कितना बन जाएगा हेक्टोग्राम। अब देखो 1 2 3 4 जीरो है ना, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगाओ। तो यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 4 अंक इधर खिसकेगा, तो ये 3.32547 और ये बन जाएगा आपका हेक्टोग्राम। आप लोग हमेशा ध्यान रखो जब भी हेक्टोग्राम बनाना हो तो क्या करना होगा 10,000 का भाग करना होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी जिले में कह रहे हैं 4 तहसीलें ABCD है, कह रहे जनसंख्या इतनी दी गई है। तो कह रहे हैं इसे पाई चार्ट द्वारा निरूपित करना है। तो देखो आपसे भी अभी क्वेश्चन किया था पाई चार्ट वाला, वैसे ही ये दिया गया। तो यहाँ पे एक तरफ लिखना है आपको तहसील है। ठीक है, एक में क्या लिखना है तहसील, और यहाँ पे कह रहे हैं कि तहसील जनसंख्या क्रम से, तो यहाँ पे आपको लिखना है जनसंख्या। यहाँ पे लिखना है आंतरिक कोण, क्या लिखना है आंतरिक कोण हो जाएगा। ठीक है, कितना कोण बनेगा। तो देखो टोटल यहाँ पे जो आपकी संख्या दी गई, तो यहाँ पे कुल जनसंख्या निकाल लो आप लोग, टोटल वैल्यू निकालो कुल जनसंख्या।
देखो यहाँ पे कोण निकालने के लिए टोटल जनसंख्या पता होनी चाहिए, तो कुल निकालने के लिए हमें क्या करना हो 3.5 और यहाँ पे हो जाएगा 2.50। तो यहाँ पे देखो टोटल 3 2 5 और 1 कितना है 6, 6 + 4 + 2 कर लो, 6 4 10 तो 12 हो जाएगा। देखो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 12 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 12 लाख हो जाएगी। अब यहाँ से आप लोग समझो, जैसे तहसील ए है, बी, ठीक है, सी और आपकी डी हो गई, ठीक है। ये आपकी 4 तहसीलें दी गई। तो इसमें देखो संख्या कितनी 3.50 और यहाँ पे आपकी 2 और 2.50 दी गई और 4 दी गई, ठीक है। तो इसको क्या करना है कोण में बदलना है, तो 3.50 बट्टे कितने 12 × 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग समझो, यहाँ पे करना है 2/12 × 360, यहाँ पे करना है 2.50 बट्टे 12 × 360 करना है, ठीक है। और यहाँ पे करना है 4/12 × 360, क्लियर नहीं। तो यहाँ पे कितना है 4 × 12 वो 12 × 36 30, तो यहाँ पे भी 30 आएगा और यहाँ पे भी 30 और यहाँ पर भी 30। अब देखो आप लोग समझो, यहाँ पे गुणा करना होगा, 30 × 2 करेंगे कितना है 60 डिग्री हो जाएगा और 4 × 12 120 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था आपका 3.50 था ना, और 30 का गुणा करना तो 1 0 से इधर घटेगा, 35 × 3 हो जाएगा, 3 × 5 करेंगे 15, 1 3 9 105 डिग्री, कितना है 105 डिग्री बन जाएगा ये वाला। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2.50 × 30 करना है, तो इसका देखो 75 डिग्री बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा 75 डिग्री। देखो सभी कोण निकल आए, तो आपको क्या करना है पाई चार्ट में आपको दर्शाना है, गोले में दर्शाना है, ठीक है। ये सर्कल मान लो। अब देखो सबसे हाईएस्ट 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री आप लोगों को क्या करना है, जैसे ये आपका बनता है 180, तो 180 से कम ऐसे दर्शाना है लगभग 120 डिग्री, ठीक है। ये बन गया आपका 120 डिग्री का और डी तहसील का। उसके बाद देखो 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री, तो यहाँ से आप लोग समझो, यहाँ से जब लंब डालेंगे, जैसे इस पर लंब डालेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा 90 डिग्री। हमें क्या करना है 105 डिग्री लेना है, तो थोड़ा ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग 105, तो 105 लेना तो समथिंग ऐसे 105 डिग्री, ठीक है। और 105 डिग्री कौन सी तहसील का बन रहा है, ए तहसील का बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है 60 डिग्री और 75 डिग्री कह रहे हैं, तो यहाँ पे मान के चलेंगे, देखो ये मान लो 75 डिग्री का बन गया और ये 60 डिग्री का बन गया। देखो क्लियर नहीं बनाया जा सकता है, और अभी आपको बताया तो 75 डिग्री आपके सी तहसील का और 60 डिग्री कितना है बी तहसील का है, ठीक है। किसका है बी तहसील का। तो ये आपका बन गया पाई चार्ट। अब देखो आप लोग क्लियर बनाना चाहो तो क्लियर नहीं बनाया जा सकता है, इसी टाइप से आपका पाई चार्ट बनाया जा सकता है। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।